हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिलेबस। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक और न्यू टॉपिक इसका स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द ट्राइब्यूनल्स। अब देखो, ट्राइब्यूनल्स जो हैं ये कोर्ट्स के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके पास में जैसे कोर्ट्स फंक्शन करते हैं, जो कोर्ट्स के पास पावर्स होते हैं, जो कोर्ट्स के पास फंक्शंस होते हैं, वही इनका भी मोटिव होता है, वही इनका भी एम होता है। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इनके पास थोड़ी सी कम पावर्स होती है एज कम्पेयर टू द जुरिस्डिक्शन। ठीक है, और भी काफ़ी सारे मैटर्स के अंदर ट्राइब्यूनल्स के पास में थोड़ी सी कम पावर्स होती हैं कोर्ट्स के कंपैरेटिवली। और ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स आप कह सकते हैं एक टाइप के। ठीक है, स्पेशलाइज्ड मैटर्स के लिए इनको इस्टेब्लिश करा जाता है ट्राइब्यूनल्स को। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर हम ट्राइब्यूनल्स को पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 323 ए और 323 बी के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन दोनों ही आर्टिकल्स के अंदर ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश करा जा सकता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। जो आर्टिकल 323 ए है, उसमें हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, उनके कंडीशंस ऑफ द सर्विस, या फिर उनके जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड अगर कुछ भी मैटर्स हैं, तो वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के अंदर आएंगे। और इसके रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं दैट आर गिवन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। फिर फर्दर इसमें जो आर्टिकल आता है दैट इज आर्टिकल 323 बी। सो 323 बी जो है आर्टिकल, ये आता है मैटर्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा हैं। तो कुछ और मैटर्स भी हैं जो कि जिनके लिए कि ट्राइब्यूनल्स को सेटअप करा जा सकता है, दैट आर कवर्ड अंडर 323 बी। और फिर इसके बाद हम ट्राइब्यूनल्स एंड कोर्ट्स में डिफरेंस देखेंगे और फिर केस लॉज के साथ इसको वाइंड अप करेंगे। सो आई होप कि आप सभी अपने घर पे सेफ होंगे, प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे। और चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक ट्राइब्यूनल्स। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ट्राइब्यूनल्स का इंट्रोडक्शन। सो ये जो वर्ड है ना ट्राइब्यूनल्स, या फिर हम कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट है ट्राइब्यूनल्स, ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इंक्लूड करा गया है, जो कि 1976 के अंदर था। और पार्ट 14th ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है ट्राइब्यूनल्स का, उसको ऐड करा गया 2 आर्टिकल्स के थ्रू। और वो 2 आर्टिकल्स कौन से हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 323 ए एंड आर्टिकल 323 बी। 323 ए जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के साथ डील करता है, एंड 323 बी जो है ये ट्राइब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स, जो बाकी के मैटर्स है एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, उनसे डील करता है। अब थोड़ा-सा इसका हम नोमेनक्लेचर देख लेते हैं कि जो वर्ड है, जो टर्म है ट्राइब्यूनल, ये कहाँ से आया। सो ये जो ट्राइब्यूनल वर्ड है, ये डिराइव होता है ट्राइब्यून वर्ड से, जिसका मतलब क्या है, मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। अब ये चीज़ें जब आप इंक्लूड करेंगे अपने आंसर के अंदर, तो एक थोड़ा-सा बाकियों से हट के आपका इम्पैक्ट पड़ेगा आंसर राइटिंग के अंदर। तो जो कि एग्ज़ामिनेशन जो चेक कर रहा है, एग्ज़ामिनेटर है, उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कि भई बच्चे ने थोड़ा डिफरेंट लिखा है बाकियों से। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ऐड ऑन करिएगा। बाकी अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल अप टू यू। सो द टर्म ट्राइब्यूनल जो है ये डिराइव करा गया है ट्राइब्यून्स वर्ड से, जिसका मतलब है मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। और ट्राइब्यूनल क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है जिसको इस्टेब्लिश करा जाता है फॉर डिस्चार्जिंग द क्वासी जुडिशियल ड्यूटीज़। अब यहाँ पे जुडिशियल ड्यूटीज़ वर्ड यूज़ नहीं करा गया, क्योंकि सारे के सारे जुडिशियल पावर्स जो हैं ट्राइब्यूनल्स के पास में नहीं होते, बिल्कुल कोर्ट्स के जैसा नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि सारे के सारे जो कोर्ट्स हैं वो ट्राइब्यूनल्स होते हैं, लेकिन सभी ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो कोर्ट्स हम नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि कोर्ट्स जो है वो एक मेजर पार्ट है, बड़ा पार्ट है, और उसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो ट्राइब्यूनल्स का है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ट्राइब्यूनल्स जो हैं, दीज आर नाइदर द कोर्ट्स नॉर एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ना तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है और ना ही ये कम्प्लीटली कोर्ट्स है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है नीड फॉर द ट्राइब्यूनल्स, कि अब ज़रूरत क्या पड़ी भी, अमेंडमेंट करके ट्राइब्यूनल्स को डाला है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो क्यों डाला गया, क्यों इनको एड ऑन करा गया ट्राइब्यूनल्स के कॉन्सेप्ट को। तो देखते हैं कि क्या ज़रूरत थी ट्राइब्यूनल्स की। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, टू ओवरकम द सिचुएशन दैट अरोज ड्यू टू द पेंडेंसी ऑफ द केसेस इन द कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट्स के पास में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है। हम सबको पता है कि कोर्ट्स में जुडिशरी जो है उसके ऊपर ऑलरेडी कितना ज़्यादा बर्डन है, और बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, और जिसमें कि जस्टिस दिलाने में ही बहुत बहुत साल लग जाते हैं लोगों को।
तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा मतलब बर्डन कम करने के लिए कोर्ट्स का ट्राइब्यूनल्स को लेकर आया जाता है, जो कि स्पेशलाइज़्ड पर्पज़ के लिए होते हैं। स्पेशलाइज़्ड डिस्प्यूट्स को ये हैंडल करते हैं। जैसे एनवायरनमेंट के रिलेटेड, टैक्सेशन के रिलेटेड, लेबर या एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड अलग-अलग इन्होंने ट्राइब्यूनल्स बना दिए और उनको कोर्ट्स के जैसे ही कुछ पावर्स यहाँ पे दे दी, ताकि स्पीडी ट्रायल यहाँ पे हो सके। फटाफट से जो है यहाँ पे ट्रायल हो सके। एंड टू ईज़ द प्रोसीजर एंड एफिशिएंसी, ताकि ईज़ी भी रह सके, कॉस्ट भी कम आती है, टाइम भी कम लगता है और डिस्प्यूट्स भी जल्दी से रिज़ॉल्व हो जाते हैं। एंड स्पेशलाइज़्ड वहाँ पे पर्सन्स बैठे होते हैं जो कि उस स्पेसिफिक मैटर की नॉलेज रखते होते हैं। तो इस वजह से ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इमर्ज होकर आता है एज़ कम्पेयर टू द कोर्ट्स। अब कुछ केस लॉ यहाँ पे आते हैं इसी के रिलेटेड, वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे इसके केसेस। उससे पहले हम लोग अभी बाकी का कवर कर लेते हैं। सो देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज़ द आर्टिकल 323 ए। सो आर्टिकल 323 ए जो है उसके थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को सेटअप कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेटअप करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर्स को पावर नहीं दी गई। सिर्फ और सिर्फ सेंटर में जो पार्लियामेंट है, सिर्फ वही इन ट्राइब्यूनल्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द डिस्प्यूट्स दैट आर रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट या फिर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। कि गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सर्विस कंडीशंस के रिलेटेड या फिर उनकी रिक्रूटमेंट के रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, वो रिजॉल्व करे जा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अंदर। और इसमें कौन-कौन से मेंबर्स इनके इंक्लूड होते हैं, कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात हो रही है, तो वो एम्प्लॉइज़ जो हैं यूनियन गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी के भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेशन के भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी के भी हो सकते हैं दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इन सभी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, दे आर कॉल्ड द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। और इन सभी के कंडीशंस या फिर इनके रिक्रूटमेंट के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स हैं, उसके रिलेटेड पार्लियामेंट एस्टैब्लिश कर सकता है आर्टिकल 323 ए के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को। और इसी लॉ का यूज़ करते हुए 3 टाइप्स के ट्राइब्यूनल्स को सेटअप करा जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करा जा सकता है। सो यूनियन पर्पसेस के लिए एस्टैब्लिश करा जाएगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, स्टेट पर्पसेस के लिए एस्टैब्लिश करा जाएगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट की अगर बात हो रही है तो इन दैट केस जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी सेटअप करा जा सकता है। और फर्दर इसी के क्लॉज 2 के अंदर, आर्टिकल 323 ए क्लॉज 2 के अंदर मेंशन करा गया है कि कौन-कौन सी प्रोविजंस इसमें फॉलो करी जाएँगी इन ट्राइब्यूनल्स के अंदर। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स। बेसिकली कि किस तरीके से इन ट्राइब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करा जाएगा, यूनियन के लिए एस्टैब्लिश करा जाएगा या फिर सेपरेट स्टेट्स के लिए एस्टैब्लिश करा जाएगा या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए एस्टैब्लिश करा जाएगा। तो वो पर्पस यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि इन पर्पसेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को सेटअप करा जा सकता है। सेकंड इसमें आता है डिफाइन पावर्स। तो प्रॉपर फिर उसके रिलेटेड इसी क्लॉज 2 के अंदर ही पार्लियामेंट ही डिफाइन करेगा कि इनके पास क्या जुरिस्डिक्शन रहेगी, पावर्स क्या रहेंगी, क्या अथॉरिटी रहेगी, एंड इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट, कि पनिश करने की पावर्स भी ट्राइब्यूनल को देनी है कि नहीं देनी, तो वो भी कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा इस पे अपना प्रोसीजर ले डाउन करके। फिर आता है नेक्स्ट सेट द प्रोसीजर। तो उसके बाद में ये प्रॉपर प्रोसीजर ले डाउन करेंगे पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग द प्रोविजंस रिगार्डिंग द लिमिटेशंस एंड रूल्स ऑफ द एविडेंस। नेक्स्ट इज एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन। ये कुछ ऐसी जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो हैं उनको एक्सक्लूड करा गया है, इनकी जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 136 फॉर द स्पेशल लीव पिटिशन। अगर कोई स्पेशल लीव पिटिशन डालता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के पास में फिर जुरिस्डिक्शन आ जाती है 136 आर्टिकल के अंदर, कि वो उन मैटर्स को जो कंप्लेंट्स जो कि ट्राइब्यूनल्स ने हैंडल करनी थी, तो उनके रिलेटेड अगर कोई स्पेशल लीव पिटिशन डालता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन आ जाती है उन मैटर्स के ऊपर। सो दैट इज द थिंग, एक्सक्लूड जुरिस्डिक्शन। नॉर्मली एक्सक्लूड कर दिया जाता है ऑर्डिनरी कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को, बट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 136। नेक्स्ट इज ट्रांसफर द पेंडिंग केसेस। फिर जितने पेंडिंग केसेस हैं, कोर्ट्स जो हैं, नॉर्मल कोर्ट्स, ऑर्डिनरी कोर्ट्स, उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के रिलेटेड कोई भी मैटर्स हैं, तो वो ट्राइब्यूनल्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिपील और अमेंडिंग द एक्जिस्टिंग ऑर्डर। सो कोई भी ऑर्डर अगर प्रेसिडेंट पास करते हैं अंडर आर्टिकल 371 क्लॉज़ डी क्लॉज़ 3 के अंदर बेसिकली, तो वो सब जो है अपील रिपील भी कर सकता है और अमेंड भी कर सकता है एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को, और ऐसी अथॉरिटी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, एंड दैट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 371 डी क्लॉज 3।
नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग। तो इफेक्टिव फंक्शनिंग के रिलेटेड जो पार्लियामेंट है वो सप्लीमेंट्री इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो विद दिस हमारा यहाँ पे क्लॉज 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे कि उन्होंने बताया कि क्या-क्या पावर्स बेसिकली क्या-क्या प्रोविजंस बेसिकली पार्लियामेंट ले डाउन कर सकता है। एस्टैब्लिशमेंट पहले तो ट्राइब्यूनल को एस्टैब्लिश करा जाएगा, फिर उसको पावर्स दिए जाएंगे, फिर उसका प्रोसीजर सेटअप करा जाएगा, फिर कोर्ट्स की कुछ जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड करा जाएगा, एक्सेप्शन भी है इसके अंदर लेकिन, फिर कोर्ट्स पेंडिंग केसेस को ट्रांसफर भी कर सकते हैं इनके पास, फिर रिपील और अमेंड करने का भी पावर है प्रेसिडेंट के पास, और इनको सप्लीमेंट्री इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स प्रोविजंस को ऐड ऑन भी कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट क्यों इस्टेब्लिश करा जाता है, क्योंकि देखो अब आर्टिकल 323 के ए के अंदर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को सेटअप करने की प्रोविजन तो दे दी गई कि पार्लियामेंट सेटअप कर सकता है उनको, लेकिन वो किस तरीके से वर्क करेंगे, क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, तो वो सारी प्रोविजन हमें कहाँ पर मिलती है उसके रिलेटेड, तो वो सब दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को फोर्स दिया गया, पार्लियामेंट को एम्पावर करा गया कि वो ट्राइब्यूनल्स को सेटअप कर सकते हैं। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को सेटअप करने का। इसका सेंट्रल ब्रांच कहाँ पर है, तो सेंट्रल ब्रांच इसका दिल्ली के अंदर है। अब देखते हैं कि इस एक्ट के प्रोविजंस क्या-क्या हैं। तो सेक्शन 2 जो है दैट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी, कि ये जो एक्ट है ये कहाँ-कहाँ पर अप्लाई होगा। तो जैसे कि हमने इसके प्रीवियसली हमने इसके आर्टिकल में ही देख लिया था कि सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये अप्लाई होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, लोकल अथॉरिटीज़ के हों, एंड कोई भी और अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ने अगर मान लो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो इन दैट केस उनके एम्प्लॉयज़ भी सभी के ऊपर ये एक्ट जो है अप्लाई करा जाएगा। बट इसकी एक्सेप्शंस यहाँ पे 3 एक्सेप्शंस आ जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट इसकी एक्सेप्शन आती है रिलेटेड टू द मेंबर्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन, कि यूनियन के जो डिफेंस फोर्स के मेंबर्स हैं उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनका खुद का अलग से प्रोसीजर होता है उनके मेंबर्स का डिफेंस फोर्सेस के, तो उनके ऊपर ये वाला एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सेकंड इज एनी ऑफिसर और सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के कोई भी जो सर्वेंट्स हैं या फिर जो भी ऑफिसर्स हैं वहाँ के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उनके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। थर्डली जो भी सेक्रेटेरिएट स्टाफ में पर्सन अपॉइंट करे गए हैं इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, लोकसभा में या राज्यसभा में, वहाँ के जो सेक्रेटेरिएट स्टाफ में जिन पर्सन को अपॉइंट करा गया है उनके ऊपर भी ये जो एक्ट है अप्लाई नहीं होगा। तो ये सब कुछ तो हो गया इसके एप्लीकेबिलिटी के रिलेटेड। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में कि कौन कौन होगा ट्राइब्यूनल्स के अंदर। तो बेसिकली ट्राइब्यूनल्स जो इसमें 4 टाइप्स के पर्सन होंगे। पहले इसके अंदर होते हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जुडिशियल मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं और इनको अपॉइंट किस तरीके से करा जाएगा। सो देखो चेयरमैन जो है, अगर किसी भी पर्सन को एज अ चेयरमैन अपॉइंट होना है फॉर द ट्राइब्यूनल्स, तो इन दैट केस या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का या तो वो जज हो या फिर चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का। तो सॉरी यहाँ मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिख दिया है, बट दिस इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, ठीक है। तो ये 2 पर्सन जो हैं दे कैन बी बिकम द चेयरमैन ऑफ द ट्राइब्यूनल। सेकंड इसमें आता है वाइस चेयरमैन। तो वाइस चेयरमैन कौन बन सकता है, वाइस चेयरमैन बन सकता है या तो वो जज हो हाई कोर्ट का या फिर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट उसने होल्ड करी हो फॉर 2 इयर्स, या फिर एडिशनल सेक्रेटरी का पोस्ट होल्ड किया हो इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 इयर्स। तो ये 3 कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएंगी, इन तीनों में से कोई भी एक पर्सन जो है वो चेयरमैन बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं जुडिशियल मेंबर्स। सो जुडिशियल मेंबर्स जो हैं वो पर्सन्स बन सकते हैं जिनको कि कोई जुडिशियल बैकग्राउंड से हो, ठीक है, राइट, यानी कि हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं ये, या फिर इंडियन लीगल सर्विस के ग्रेड 1 के मेंबर्स हो सकते हैं फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, कि इंडियन लीगल सर्विस के जो है ग्रेड 1 की पोस्ट उन्होंने होल्ड करी हो एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स, ठीक है। तो ऐसे पर्सन्स जो हैं वो जुडिशियल मेंबर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट ईयर कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स। सो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स के अंदर क्या आता है, यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट उन्होंने होल्ड करी हो फॉर 2 इयर्स, या फिर उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट होल्ड करी हो फॉर 5 इयर्स। तो ये बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, वाइस चेयरमैन के केस में भी ऐसा ही था। और सो फर्दर इसके अंदर क्या है कि अगर मेंबर्स कोई भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए अपॉइंट करा जा रहा है तो उसको कौन अपॉइंट करेगा, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है तो इन दैट केस
गवर्नर अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मेंबर्स को अपॉइंट करा जा सकता है और हमने इसकी क्वालिफिकेशंस भी देख ली। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहेगा, कितने टेन्योर के लिए इनको अपॉइंट करा जा सकता है। तो देखो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहला तो आता है चेयरमैन के लिए एंड सेकंड आता है जिसमें वाइस चेयरमैन, जुडिशियल मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स सभी का एक साथ ही पढ़ लेंगे। तो देखो चेयरमैन के केस के अंदर क्या है कि कोई भी पर्सन को चेयरमैन बन सकता है 5 ईयर्स के लिए या फिर 68 ईयर्स के लिए। मतलब जो भी एज उसके पहले आ जाए, जैसे मान लो कि उसको 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट करा जाता है वैसे नॉर्मल केसेस के अंदर। लेकिन अगर मान लो जैसे मान लो कि कोई भी पर्सन है और उसको 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट करा गया है, लेकिन उसके 5 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले ही वो 68 ईयर्स का ऑलरेडी हो चुका है। तो इन दैट केस वो 68 ईयर्स जब उसके कंप्लीट हो गए, मान लो 3 ईयर्स में ही कंप्लीट हो गए, तो इन दैट केस वो वहाँ से रिटायर हो जाएगा उसके बाद। तो ये ऐसा होता है, व्हिचएवर इज अर्लियर का केस, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट इसमें आता है वाइस चेयरमैन और जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मेंबर अगर वाइस चेयरमैन है, जुडिशियल मेंबर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं, तो 5 ईयर्स के लिए उसको अपॉइंट करा जा सकता है या फिर 65 ईयर्स की एज तक, तो विचएवर इज अर्लियर तो तब तक उसको अपॉइंट किया जा सकता है। फर्दर अगर वो चेयरमैन, जुडिशियल मेंबर या एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं तो वो एक्सटेंडेबल भी है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको 5 ईयर्स के बाद दोबारा से वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता, उसको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स के टेन्योर के लिए। तो यहाँ तक हमारा सेक्शन 8 कवर हो जाता है टर्म ऑफ ऑफिस के रिलेटेड। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम इसकी रेजिग्नेशन और रिमूवल के रिलेटेड। सो सेक्शन 9 जो है उसमें बेसिकली बात किया गया है इसको रिजाइन करने का। तो अगर किसी भी पर्सन को रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट के पास में अपना लेटर लिख के दे सकता है फॉर द रेजिग्नेशन, और अगर 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसका लेटर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो रिजाइन मान लिया जाएगा। लेकिन अगर 3 मंथ्स में अप्रूवल नहीं मिलता है उसको, तो इन दैट केस उसको फिर 3 मंथ्स के बाद ही रिजाइन मिलेगा। मतलब फिर डीम्ड हो जाएगा कि उसने रिजाइन दे दिया है प्रेसिडेंट की तरफ से। ठीक है, बट उसको राइटिंग में देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। लेकिन रिमूवल के रिलेटेड क्या होता है कि अगर रिमूवल भी कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन दोनों ग्राउंड्स के ऊपर प्रेसिडेंट जो है किसी भी पर्सन को, किसी भी मेंबर को ट्राइब्यूनल्स में से रिमूव कर सकता है। लेकिन प्रोवाइडेड कि प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट प्रॉपरली इंक्वायरी करेगा, उसी के बाद ही प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है इन दोनों ग्राउंड्स के ऊपर, ताकि इंडिपेंडेंस और फेयरनेस को इंश्योर करा जा सके। और जिस टाइम पर इंक्वायरी चल रही है उस टाइम पे उस मेंबर को सस्पेंड भी किया जा सकता है ड्यूरिंग द इंक्वायरी। अब आगे बढ़ते हैं इसके जुरिस्डिक्शन के रिलेटेड, या फिर सॉरी जुरिस्डिक्शन तो हमने इसका कवर कर लिया था। नेक्स्ट हम आगे करते हैं इसका प्रोसीजर। ट्राइब्यूनल्स, तो ट्राइब्यूनल्स का प्रोसीजर क्या होता है? तो बेसिकली ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो सीपीसी के प्रोसीजर से बिल्कुल भी बाइंड नहीं है। इनको सीपीसी के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना होता है। ये अपना खुद का प्रोसीजर बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब अपना खुद का प्रोसीजर बना सकते हैं, लेकिन नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स क्या हैं? जैसे कि दोनों ही साइड्स की पहले सुनी जाएगी और हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अपना एविडेंस दे सकें वो, और इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग होगी। एंड इस तरीके से बहुत ही फास्टर और लेस फॉर्मल तरीके से डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो प्रोसीजर है वो बाउंडेड नहीं है सीपीसी के साथ, खुद का प्रोसीजर ये फॉलो कर सकते हैं बट नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करके। अब बात करते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा एक्चुअल में ट्राइब्यूनल्स के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी, और एप्लीकेशन कोई भी एग्रीव्ड एम्प्लॉय जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। लेकिन उस एप्लीकेशन के अंदर क्या-क्या होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए केस के। जो भी वो रिलीफ चाहता है, चाहे वो इंजंक्शन चाहता है या फिर कॉम्पेंसेशन चाहता है, जो भी रिलीफ चाहता है, तो वो रिलीफ जो चाहता है उसके रिलेटेड लिखा हो उसके अंदर, और कुछ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो अगर हों उसको सपोर्ट करने के लिए उसके एविडेंस के तौर पर, तो वो सब कुछ लगा देगा वो अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर और ट्राइब्यूनल्स में सबमिट कर देगा। फिर उसके बाद एक नोटिस इशू करा जाएगा उस एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद, जो कि रिस्पोंडेंट को दिया जाएगा। और रिस्पोंडेंट इस केस में कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी है जिसके अगेंस्ट में भी केस फाइल करा गया है, उसको एक नोटिस इशू कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद सबमिशन ऑफ रिप्लाई करा जाएगा। फिर गवर्नमेंट या फिर कंसर्न्ड अथॉरिटी जो है वो अपना रिप्लाई देगी इसके उनके जो भी पिटीशन फाइल करी है दूसरे अग्रीव्ड पार्टी ने, उसका रिप्लाई देगी। और इस रिप्लाई के अंदर क्या होगा, काउंटर एफिडेविट लगाया जाएगा और इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे। फिर उसके बाद होएगी हियरिंग्स। हियरिंग्स के अंदर ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो दोनों ही मेंबर्स की ध्यान से सुनेगा, और लेस फॉर्मल तरीके की इनकी हियरिंग्स होती हैं। कोई फॉर्मल तरीका नहीं होता जैसे कोर्ट्स के अंदर होता है प्रॉपर, लेस फॉर्मल तरीका होता है।
फिर उसके बाद में इनकी जो पावर्स हैं ट्राइब्यूनल्स की, वो सिमिलर पावर्स हैं सिविल कोर्ट के पास जो पावर्स हैं, जैसे सम्मन करने की पावर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने की पावर्स है, एविडेंसेस लेने की पावर्स, इंक्वायरीज कंडक्ट करने की, या अपने ही ऑर्डर्स को रिव्यू करने की पावर्स। तो ये सारी पावर्स जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं, वही सेम पावर्स ट्राइब्यूनल्स के पास भी होती हैं। अब ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी, उसके बाद एक निकाला जाएगा फाइनल ऑर्डर। और फाइनल ऑर्डर तभी होगा जब दोनों ही पार्टीज की ध्यान से सुन ली जाएगी, उसके बाद जजमेंट पास करी जाएगी ट्राइब्यूनल के पास। और वो रीजनड ऑर्डर होना चाहिए इनका, मतलब रीजनेबल ग्राउंड्स के पास होना चाहिए। उसके बाद आता है इनका रिव्यू एंड अपील। अब ट्राइब्यूनल्स जो भी ऑर्डर पास करेंगे उनको रिव्यू भी किया जा सकता है ऑन ऑन द रिक्वेस्ट। सो विद दिस हमारा जो ट्राइब्यूनल्स का एक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 का। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर्टिकल 323 बी, जो कि ट्राइब्यूनल्स फॉर दी अदर मैटर्स। अब एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड अगर कोई मैटर्स हैं तो उनके लिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एस्टैब्लिश करे जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, और उसको हम सारे डिटेल में कवर कर चुके हैं। लेकिन आर्टिकल 323 बी जो है, इसमें आते हैं ट्राइब्यूनल्स फॉर दी अदर मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो मैटर्स हैं उनके रिलेटेड। और यहाँ पर पार्लियामेंट को भी एम्पावर करा गया है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी एम्पावर करा गया है। इससे पहले वाले आर्टिकल में सिर्फ पार्लियामेंट के पास में पावर था ट्राइब्यूनल सेटअप करने का, लेकिन इन मैटर्स में पार्लियामेंट भी सेटअप कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी सेटअप कर सकता है। एंड किन ग्राउंड्स पर सेटअप कर सकते हैं या किन मैटर्स में सेटअप कर सकते हैं, तो दैट इज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल। तो इस आर्टिकल के क्लॉज 2 के अंदर सब्जेक्ट मैटर बेसिकली बताया गया है इसका। तो पहला तो इसमें आता है टैक्सेस के रिलेटेड, टैक्सेस को लेवी करना, एक्सेस करना, या उसको कलेक्ट करना, या उसको एनफोर्स करवाना। तो उसके रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है, उसके रिलेटेड कोई भी ट्राइब्यूनल को सेटअप करा जा सकता है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। सेकेंड आता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सपोर्ट्स। थर्ड इज इंडस्ट्रियल एंड लेबर ट्राइब डिस्प्यूट्स के रिलेटेड। नेक्स्ट लैंड रिफॉर्म्स अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 31A जो है उसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात करी गई, तो लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड भी ट्राइब्यूनल सेटअप करे जा सकते हैं। देन सीलिंग ऑफ द अर्बन प्रॉपर्टी, अर्बन प्रॉपर्टी जो है उसको सील करा जा सकता है। सीलिंग बेसिकली क्या होती है कि एक पर्सन जो है वो कितना लैंड होल्ड कर सकता है, कितनी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है लॉफुली। अगर वो उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्ड करता है कोई एक पर्सन, तो फिर वो वॉइड हो जाएगी, मतलब ऐसा होता है। तो सील कर देना अर्बन प्रॉपर्टी को, सो दैट दैट इज द सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी। तो उसके रिलेटेड अगर कोई भी मैटर्स हैं तो उनमें एक ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश करा जा सकता है। देन उसके बाद आता है इलेक्शन डिस्प्यूट्स। सो इलेक्शन डिस्प्यूट्स अगर कोई भी है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स में, तो उनके लिए एक ट्राइब्यूनल अलग से सेटअप करा जा सकता है। फर्दर इसी के अंदर ही फिर जो भी पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर जो है वो जुरिस्डिक्शन, पावर्स और प्रोसीजर्स वगैरह जो होंगे ऐसे ट्राइब्यूनल्स के, उनको डिफाइन कर देगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन द कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, कि अब ये कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में डिफरेंस क्या होता है। अब इस पर तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट नोट में आ सकता है ये, तो इसको भी हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखो, जो ये कोर्ट्स होते हैं इनको इस्टेब्लिश करा जाता है एज अ ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो हैं इनको एक स्टैचूट के द्वारा क्रिएट करा जाता है। ठीक है, इनमें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के साथ ही ऐड करे गए हैं प्रोविजंस कि ट्राइब्यूनल सेटअप करा जा सकता है, लेकिन कोर्ट्स जो है वो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम से चलते आ रहे हैं। इसके अलावा जो कोर्ट्स हैं इनके पास होती है जनरल जुरिस्डिक्शन, बेसिकली सारे ही मैटर्स ये कवर करते हैं। कोई भी पर्सन किसी भी मैटर के रिलेटेड कोई भी उसके राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट्स में जाके फाइल कर सकता है, अप्रोच कर सकता है कोर्ट्स को। लेकिन जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड मैटर्स के लिए होते हैं, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होती है इनके पास। कोई अगर टैक्स के रिलेटेड ट्राइब्यूनल तो सिर्फ टैक्स के रिलेटेड ही केस फाइल करे जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से वहाँ पे मैटर्स सॉल्व होंगे। देन जो कोर्ट्स हैं वो सीपीसी के साथ प्रोसीजर के साथ बाउंड है, लेकिन ये अपना खुद का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। दे आर नॉट बाउंड अनलेस वहाँ पे स्टैचूट पे मेंशन किया गया हो कि इनको सीपीसी के रूल्स फॉलो करने हैं, अदरवाइज ये अपना खुद का प्रोसीजर स्टैब्लिश कर सकते हैं। देन जो कोर्ट्स हैं इनके डिसीजंस होते हैं ऑब्जेक्टिव नेचर के, लेकिन ट्राइब्यूनल्स के डिसीजंस होते हैं सब्जेक्टिव नेचर के। देन कोर्ट्स जो है यहाँ पे एक्सपर्ट्स होने चाहिए लॉ के अंदर, कि सारे के सारे मेंबर्स जो हैं उनको लॉ की नॉलेज होती है। लेकिन ट्राइब्यूनल्स में ऐसा नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ लॉ के एक्सपर्ट्स हों। वहाँ पे कोई स्पेसिफाइड जैसे मान लो एग्रीकल्चरल ट्राइब्यूनल है या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, तो उनके एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जिनको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज हो। ठीक है, तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। देन कोर्ट्स जो है इनको फॉलो करने पड़ते हैं प्रेसिडेंट्स को एंड रेस्ट जुडिकाटा के प्रिंसिपल्स, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को। बट ट्राइब्यूनल्स नेचुरल जस्टिस के सिर्फ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, बाकी और इनको कुछ भी बाउंडेड नहीं है किसी भी चीज़ के साथ।
फिर इसके अलावा जो कोर्ट्स होते हैं ये लेजिस्लेशन की वैलिडिटी को भी डिसाइड कर सकते हैं, उसको भी चैलेंज कर सकते हैं कि अगर कोई भी लॉ पास करा गया है तो उसकी वैलिड है कि नहीं वैलिड, तो उसके रिलेटेड भी रिव्यू कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन ट्राइब्यूनल्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है। कोर्ट्स जो हैं ये अपने इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर सकते, ठीक है? इनको कोई भी डिसीजन पास करना है तो ये सिर्फ एविडेंस के बेसिस पर अपना डिसीजन देंगे। ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते कि वो पर्टिकुलर एविडेंस जो है वो वैलिड भी है कि नहीं है। लेकिन ये चीज़ कौन कर सकते हैं? ये चीज़ कर सकते हैं ट्राइब्यूनल्स। इसीलिए इनके पास क्या होते हैं? क्वासी जुडिशियल फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। सो विद दिस हमारा यहाँ पे ये जो टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स वो कवर हो जाता है। अब बेसिकली हमारा सिर्फ यही रह गया इसके केस लॉस कर लेते हैं तो लास्ट में। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट इसमें केस लॉ आता है, दैट इज द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड। सो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड का जो केस है, ये केस है ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स के डिफरेंसेस के बीच में। कि बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि भले ही कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनकी कॉम्पोजिशन और इनकी जो फॉर्मेशन है वो दोनों की ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट है। कोर्ट्स जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ द नॉर्मल हायरार्की ऑफ द स्टेट, ठीक है? वेयरएज ट्राइब्यूनल्स जो हैं इनको सेपरेट स्टैट्यूट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी सेइंग है, आप ये इंक्लूड कर सकते हैं अपने एग्जाम में, दैट इज ऑल द कोर्ट्स मे बी सेड टू बी अ ट्राइब्यूनल बट ऑल द ट्राइब्यूनल्स आर नॉट द कोर्ट्स। इस चीज़ को मैं आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप अगर नहीं समझ में आया तो वहाँ से आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट केस लॉ जो कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड। नेक्स्ट अब इसका केस लॉज जो है, नेक्स्ट केस लॉ देख लेते हैं इसका सेकंड। सो इट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दीपचंद पांडे। सो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दीपचंद पांडे का जो केस है इसमें बेसिकली हेल्ड करा गया था कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है ना, उसके इस्टेब्लिश होने से पहले कुछ रेलवे एम्प्लॉयज़ को, सेंट्रल रेलवे के कुछ एम्प्लॉयज़ थे, उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट पे रखा गया था, ठीक है? उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया गया था और उस टाइम पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, बट उनको रॉन्गफुली टर्मिनेट कर दिया गया था। ऐसे जो एम्प्लॉयज़ थे, रेलवे सर्विस के एम्प्लॉयज़ जो थे, उनको रॉन्गफुली टर्मिनेट कर दिया गया था। अब बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल तो उस टाइम पे एस्टैब्लिश्ड नहीं था जिस टाइम पे इनको रिमूव करा गया, इनको टर्मिनेट करा गया। तो क्या फिर भी ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को अप्रोच कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड करा था कि बिल्कुल जो यहाँ पे स्कोप है आर्टिकल 323 ए का, वो बहुत ही वाइड है और उसमें काफ़ी सारे जुरिस्डिक्शन आती है टू डिसाइड द मैटर्स दैट आर रिलेटेड टू द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयज़ अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हर एक टाइप के यहाँ पे पर्सन्स को इंक्लूड करा जा सकता है। तो बिल्कुल अगर मान लो कि वो पर्सन्स उस टाइम पर अपॉइंट करे कि जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल था भी नहीं, तब भी वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को अप्रोच कर सकते हैं इन द केस ऑफ रॉन्गफुल टर्मिनेशन। सो ये केस उसके रिलेटेड आ जाएगा। आई थिंक इसमें 2 ही केस लॉज थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी, एक और केस है इसके अंदर, थर्ड केस लॉ, दैट इज संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हेल्ड करा गया था द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट, कि ये चैलेंज करा गया था वहाँ पे कि यहाँ पे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की और मतलब हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया और जुडिशियल रिव्यू को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने पढ़ा था ना इसके प्रोविजंस के अंदर कि यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड कर दिया गया है, कि मतलब हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता एक्शंस को जो भी ट्राइब्यूनल्स ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड करा कि भले यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है जुडिशियल रिव्यू का उसको एंटायरली एक्सक्लूड नहीं करा गया है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर दिया गया अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 136 कि वो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो एंटायर तरीके से पूरे कंप्लीट तरीके से जुडिशियल रिव्यू के पावर्स को यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं करा गया। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अभी भी है अंडर आर्टिकल 32 एंड 136 के अंदर, दैट इज केप्ट अनचेंज्ड। So this was held in Sampath Kumar versus Union of India. So with this we come towards the end of the video. So I hope कि अगर आपको वीडियो ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो इन दैट केस आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको इसके रिलेटेड नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है कमेंट बॉक्स में पिन करके भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, दैट इज़ लॉ स्कूल डायरीज़ के नाम से। और वहाँ पर जाकर आप सिंपली बस टॉपिक का नाम सर्च करिएगा और उसके साथ एसएस नोट्स लिख देना, तो आपको यही वाले जो नोट्स मैं वीडियो में दिखा रही हूँ यही वाले नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और नोट्स चाहिए तो वो भी वहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स जो हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो देन लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।